ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादन फलन वाला चैप्टर शुरुआत किया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादन के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने औसत उत्पादन को जाना था, जिसे उत्पाद नाम से भी बोल सकते हैं। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ये हमने जाना था। लेकिन उसमें हमने इन सभी चीजों को बताने के बाद उसका फॉर्मूला नहीं लिखवाया था। आज की वीडियो जो है वहीं से शुरू करेंगे, मतलब इसमें हम फॉर्मूला उसका बताएंगे और उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी उत्पादन फलन, उसके ऊपर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर लेके चलेंगे। तो अभी तक जो चैनल पे पहली बार आए हैं, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट में अपने अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा और अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब पर डे या हर एक दो दिन के बाद जो है आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो लगातार मिलेगी और इकोनॉमिक्स के सारे जो है चैप्टर्स कवर कर दिए जाएंगे। टॉपिक का नाम है हम लोग का उत्पादन तथा लागत। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर का नाम है और इसमें जो है हम लोगों को उत्पादन भी जानना है और उसके लागत भी जानना है। कुल मिला के उत्पादन और लागत में किस प्रकार से संबंध है, ये सब चीजों को हम लोग को इस चैप्टर में समझना है। हम लोग पिछले वीडियो के बाद का ही ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसलिए पहले जो पढ़ाया जा चुका है उसे भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो हम लोगों ने पिछले बारे में बताया था कि कुल उत्पाद क्या होता है। कुल उत्पाद का मतलब होता है कि लागतों को लगाने के बाद, क्योंकि दो प्रकार की चीजें हम लोग को इस चैप्टर में जानना है, एक लागत जिसको हम लोग इनपुट्स के कहते हैं और दूसरा क्या है आपका उत्पाद जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही क्या होता है, उत्पादन फलन होता है। इस चैप्टर में हम लोग को इसी चीज के बारे में जानना है। तो हमने बताया था कि उत्पाद जो होता है, कुल उत्पाद वह उत्पाद है जो सभी के सभी लागतों के बदौलत जो उत्पाद मिलता है, ठीक है। तो सबसे मुख्य रूप से कुल उत्पाद हम लोग जान गए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो दो होता है, एक सीमांत उत्पाद पे इसका फॉर्मूला चलता है, दूसरा एवरेज उत्पाद पे जो है इसका फॉर्मूला चलता है, यानी औसत उत्पाद पे। तो टीपी, इसको टीपी कहते हैं क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इसका इंग्लिश है, उसके हिसाब से इसका शॉर्टकट टीपी बनता है। टीपी बराबर होता है समेशन ऑफ एमपी। समेशन इस सिंबल का मतलब होता है योग, ठीक है। जितने भी एमपी होंगे यानी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद, उन सबका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा टीपी पता चलता है। बात समझ में आया। और टीपी दूसरे तरीके से एपी के तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, एपी मल्टीप्लाई बाय एल। एल जो है ये क्या है, ये इकाइयों की संख्या है, ठीक है, इकाइयों की संख्या। और किसकी इकाई, लागत की, ठीक है। जो भी लागत में आप लगा रहे हैं, जो भी आपने संसाधन को इसमें इन्वेस्ट किया है उसकी संख्या, ठीक है, उनकी संख्या को यहाँ पे एल बताया गया है। एल का मतलब आपने कितना संसाधन इन्वेस्ट किया है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उन सब की संख्या। और उसके हिसाब से जो एपी निकला, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तब भी टीपी आ जाता है। तो ये इसकी दो फॉर्मूला है। दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है यानी सीमांत उत्पाद, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि एमपी एन, यानी किसी नंबर पे एन कोई नंबर होगा, अगर उस नंबर पे आपको मार्जिनल प्रोडक्ट देखना है कि क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में टीपी एन उस नंबर का टीपी और माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी उससे पहले वाले के टीपी, इन दोनों के अंतर से हमारा क्या बनता है, उस नंबर का एमपी पता चल जाता है। दूसरा एमपी का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा जो होता है वो चेंज को बताता है। डेल्टा किसको बताता है, चेंज, यानी टीपी में कितना चेंज हुआ, पिछला टीपी और इस टीपी में दोनों में कितना चेंज हुआ, और उसके बटे में जो होता है डेल्टा एल, यानी वर्तमान वाला जो है एल जो है उसमें कितना चेंज हुआ, पहले और अब की इकाई में कितना चेंज हुआ, उन दोनों से मिला करके हमारा जो बनता है ये एमपी बनता है, ठीक है। और एवरेज वाला तो सिंपल सी बात है, एवरेज का हमेशा फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल को जब भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज पता चलता है, तो वही फॉर्मूला है। टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट को जब हम लोग एल से डिवाइड करते हैं, एल क्या है, नंबर है किसकी, लागतों की संख्या, जो भी संसाधन लगे हैं उनकी संख्या है, ठीक है। जब उनको डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट पता चलता है कि हर प्रोडक्ट पे कितना लागत लगा, कितना जो है हमारा प्रोडक्ट हुआ है। बात समझ में आया, समझ में आ गया। तो ये हमारा जो है ये हो गया तीनों फॉर्मूला। अच्छा, ये तीनों फॉर्मूला उसी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया जो इससे पहले की वीडियो को देखे हैं, ताकि ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्योंकि वहीं पर है। बात क्लियर है। आज की वीडियो में हम लोग इसकी मेनली बात करेंगे कि उत्पादन फलन क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप जानते हैं, हमने आपको यह भी बताया कि यहां पर हम लोग दो चीज की बात करते हैं, एक इनपुट यानी जो भी लगाया गया और दूसरा आउटपुट यानी जो भी उत्पाद बना, ठीक है, जो भी उत्पाद बना। इनपुट जो होता है वो किसकी बात करता है, संसाधन की या साधन की। जो भी साधन हम लोग प्रोडक्शन के लिए जितने भी साधन का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, वो इनपुट होता है। और आउटपुट किसकी बात करता है, आउटपुट किसकी बात करता है, तो ये बात करता है उत्पाद की, यानी हमारे संसाधन लगाने के बाद कितना प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, ये होता है हमारा आउटपुट। अब इन दोनों के बीच का जो संबंध है
मतलब हमने एक अगर संसाधन को लगाया है तो उससे कितना उत्पाद में वृद्धि हुआ। तो यही जो संबंध है, एक लगाने पे कितना हो रहा है, दो लगाने पे कितना हो रहा है, तीन लगाने पे कितना हो रहा है, इन संबंध को ही क्या कहते हैं, इस संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जान लीजिएगा, ये उत्पादन फलन जो आपने इसमें आर्थिक रूप से नहीं देखना, बल्कि एक तकनीकी रूप से आपको इसमें समझना है कि आप 1 इकाई लगाते, 2 इकाई लगाते, 4 इकाई लगाते, 5 इकाई लगाते, उससे उत्पाद में कितनी वृद्धि होती है, इन दोनों के बीच में संबंध। या आपका इकाई अगर घट जाता है संसाधन में, अगर आपने जो है घटाना स्टार्ट किया तो आपका उत्पाद कितना घट रहा है, यही जो संबंध बताता है वही क्या उत्पादन फलन है। वॉटसन के हम परिभाषा को यहाँ पे लिखे हुए हैं। वॉटसन ने क्या बताया समझेगा, इन्होंने बताया है एक फर्म के भौतिक उत्पादन, भौतिक उत्पादन का मतलब जो उत्पादन दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, और जाहिर सी बात है उत्पादन भौतिक रूप से ही हो रहा है, ठीक है। एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारक, यानी ब्रैकेट में आगत, आगत का मतलब ही है क्या, इनपुट, आगत का मतलब क्या है यहाँ पर, इनपुट, ठीक है। तो एक फर्म के अंदर जो भौतिक उत्पादन हो रहा है यानी उसका आउटपुट जो हो रहा है, और उत्पादन के भौतिक कारक यानी उसका आउटपुट जो इनपुट जो है, इन दोनों के बीच, ठीक है, इनके बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। वही तो बात हमने भी बोला कि यही इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध ही क्या है, इनके बीच का संबंध ही क्या है, उत्पादन फलन है। संबंध का मतलब आपको समझना है क्या, कितना पे कितना हो रहा है। अगर हमने लागत लगाया तो कितना बढ़ रहा है, हमने जो है साधन लगाया तो कितना बढ़ रहा है, यही चीज है हमारा क्या, उत्पादन फलन। अब इसमें हम लोग जब देखते हैं तो ये आखिर में साधन जिसको कारक भी कहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। साधन या कारक ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको 2 प्रकार माना गया है, ठीक है। जितने भी साधन लगते हैं उनको 2 प्रकार से रखा गया। क्या रखा गया, एक रखा गया स्थिर साधन या स्थिर कारक। स्थिर साधन या स्थिर कारक को स्थायी साधन स्थायी कारक भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं मशीनरी, प्लांट, ये सब क्या है, ये सब इसके उदाहरण है। आप देखेंगे कि मशीनरी और प्लांट कैसे हैं, आप लोग कॉमर्स वाले हैं, अकाउंट्स इतने दिन से लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मशीनरी और प्लांट क्या होता है। ये एक बार खरीदा के रखा जाता है तो लंबे समय के लिए टिका रहता है, तुरंत उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पर डे या जब जरूरत पड़ता है बहुत कम समय में आप एक नई मशीन या एक नया प्लांट की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। तो स्थिर साधन या स्थिर लागत, स्थिर साधन या स्थिर जो हमारा कारक, वो वह कारक है जिसे हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जिसे परिवर्तन करने के लिए हमें एक लंबी अवधि का समय चाहिए होता है। बात समझ में आया, जिसे अल्पकाल में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो हमारा क्या है, स्थिर साधन या स्थिर कारक है। आप सीधे से इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, मशीन या प्लांट, ठीक। दूसरा परिवर्तनशील कारक। परिवर्तनशील कारक जो है वह कारक है जिसे आप अल्प अवधि में परिवर्तित कर सकते हैं, एकदम आराम से जिसे परिवर्तित कर सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप श्रम लिख सकते हैं, मजदूरी, मजदूर जो है वो क्या है, श्रम जो है वो क्या है, वो क्या है आपका, सीधी सीधी बात है, वो आपका परिवर्तनशील कारक है। क्योंकि आप जब जरूरत पड़ेगा तो आप एक नए मजदूर को लाकर, अपने एक श्रमिक को लाकर अपने यहाँ काम दे सकते हैं और उससे आप काम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हमें उत्पादन को बढ़ाना है, अगर हमें उत्पादन को बढ़ाना है तो हम साधनों को बढ़ाते हैं, ठीक है, हम साधनों को बढ़ाते हैं। ये बात तो एकदम सीधी सी बात है, अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम साधनों को बढ़ाते हैं। अगर हमें अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाना है, अल्पकाल में कम समय में, तो हम किस साधन को बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है अल्पकाल में केवल और केवल परिवर्तनशील साधन ही परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए हम लोग केवल और केवल क्या करेंगे, श्रम बढ़ाएंगे। ये आपका अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने का घटक बनता है, ठीक है, अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने का घटक बनता है। और अगर आपको दीर्घकाल में उत्पादन बढ़ाना है तो आप दोनों परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि दीर्घकालिक ऐसी अवधि है जिसके पास आपके पास समय ही समय है। आप चाहें तो प्लांट, मशीनरी, इन सबको भी नया लगा सकते हैं, इन सबको भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दीर्घकाल में इसे भी परिवर्तित किया जा सकता है, तो दीर्घकाल का यह साधन बन जाता है। अल्पकाल में इसका कोई साधन नहीं है, अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अल्पकाल में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, स्थिर साधन, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट बात, अब हम लोग जानते हैं उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन क्या है हमने ये समझ लिया, ठीक है, उत्पादन फलन क्या है हमने ये समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं उत्पादन फलन के क्या क्या प्रकार है, क्या क्या प्रकार है। सबसे पहला अगर बात करें तो अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसका क्या नाम है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब जाहिर सी बात है, हमने उत्पादन फलन बताया कि साधन और उत्पाद, इन दोनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन कौन सा फलन होगा, जो अल्पकालीन साधनों और साथ ही साथ अल्पकालीन उत्पाद के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, वही अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन साधन कौन से हैं,
अभी हमने आपको समझाया कि अल्पकालीन साधन कौन है, केवल यही है, क्योंकि देखिए आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करके ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। एकदम सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, अल्पकाल एक ऐसी अवधि है ना जिसमें आप स्थिर साधन को परिवर्तित तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्थिर साधन क्या है, स्थिर है, वो उसके परिवर्तन में लंबे समय लगते हैं, बहुत अधिक अवधि का समय लगता है, लेकिन आपके पास कम समय है। तो अल्पकाल में आप किसको परिवर्तित कर सकते हो उत्पादन बढ़ाने के लिए, केवल और केवल परिवर्तनशील साधन को ही प्रयोग कर सकते हैं, यानी लेबर्स को बढ़ा के ही हम क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आया? तो ऐसा है, साथ ही साथ इसमें यह भी बताया, जब एक बार स्थिर साधनों को लगाया जाता है, जब एक बार स्थिर साधनों को लगाया जाता है तो वह अल्पकाल में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, तो अल्पकाल में ये परिवर्तित नहीं होता है। हमने ये भी अभी आपको समझाया कि अल्पकाल में कभी भी स्थिर साधन परिवर्तित हो ही नहीं सकते हैं। अतः क्या है, अतः अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों का उत्पादन के बीच संबंध को क्या कहते हैं, साधनों का उत्पादन के बीच संबंध को क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, आप समझिए, अल्पकाल में जो साधन है यानी परिवर्तनशील साधन और उसके साथ जो उत्पादन है, उनके बीच के फलनात्मक संबंध ही क्या कहलाते हैं, आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को जो है हम लोग कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे इसे जो है हम लोग जानते हैं रिटर्न्स टू, आपको रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम देख लेते हैं, साधन के प्रतिफल या कारक के प्रतिफल। ठीक है, साधन के प्रतिफल, इसको साधन को कारक भी रखिएगा, याद रखिएगा, साधन के प्रतिफल या कारक के प्रतिफल। और दूसरा इसको जो कहते हैं वो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इनको इन दो नामों से भी जानते हैं, इसका रीजन भी हम लोग समझेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसी में लगता है, हालांकि इसको इस नाम से नहीं जानते, बस ये जानेगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसमें लगता है। ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर इसको कहते हैं इंग्लिश में, रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी साधन के बदले जो आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, साधनों का प्रतिफल। और दूसरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन, आपका अनुपात जो है वो बदल रहा है, इसलिए इनको इन दो नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या है, दोनों नाम का रीजन आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। रीजन समझिए, सबसे पहली बात साधनों के प्रतिफल, क्योंकि इसमें जो आपका प्रतिफल मिल रहा है वो किसके बदौलत मिल रहा है, प्रतिफल क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रतिफल क्या है आपका उत्पाद जो हो रहा है वही आपका प्रतिफल, वो किसके बदौलत मिल रहा है, परिवर्तनशील साधन के बदौलत मिल रहा है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन आप लगाते जाएंगे, आपको जो है उससे बदौलत में आपका उत्पाद बढ़ते जाएगा। क्योंकि समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम स्थिर साधन को लगा दें और परिवर्तनशील साधन ना रहे तो स्थिर साधन आपको बिल्कुल भी उत्पाद नहीं देगा। जीरो उत्पाद भी रहता है तब भी परिवर्तनशील साधन लग जाते हैं। परिवर्तनशील, जब भी आप नया उद्योग धंधा स्टार्ट करते हो सबसे पहले स्थिर साधन ही तो लगाते हैं। शायद हम परिवर्तनशील कब से बोल रहे थे, स्थिर होगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर हमारा जो है, हम लोग नया कंपनी को, नया उद्योग धंधा इंडस्ट्री जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना प्लांट एंड मशीनरी को तो स्थापित करेंगे ना। क्या प्लांट एंड मशीनरी को स्थापित करते उत्पादन होना स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो परिवर्तनशील साधन जब तक नहीं आएंगे, यानी श्रम जो है जब तक उसमें काम करने के लिए नहीं आएगा तब तक आपका उत्पाद नहीं होगा। और अल्पकाल में उत्पाद बढ़ाने के लिए हम लोग केवल इसी को बढ़ाते हैं। तो अल्पकाल में जो उत्पाद मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, परिवर्तनशील साधन की वजह से मिल रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधन के प्रतिफल। सब का सब प्रतिफल साधन के ऊपर ही डिपेंड है। सारे के सारे जो श्रम आ रहे हैं उसी से उत्पाद बदल रहा है। बात समझ में आया? दूसरा परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसको कहते हैं। रीजन क्या है समझिए, रीजन ये है क्योंकि अल्पकाल में हमारे दो टाइप्स के फैक्टर्स हो जाते हैं। एक हमारा होता है फिक्स्ड फैक्टर जिसको हम एफ लिख रहे हैं, और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर जिसको हम लोग वीएफ लिख रहे हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे फैक्टर हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? दो तरह के हमारे साधन हो जाते हैं। अल्पकाल में हमारा फिक्स्ड फैक्टर हमेशा सेम रहेगा, यानी अगर ये एक बार 2 लग गया तो ये 2 ही रहेगा, 2 से ज्यादा कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमने एक वेरिएबल फैक्टर रखा, तो पहले अनुपात क्या बना था, 2:1 बना था। दूसरी बार हमें उत्पादन बढ़ाना हुआ तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 कर सकते हैं।
इसको हम लोग 2 कर सकते हैं क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो बढ़ सकता है। तीसरी बार जो है हमें ये और बढ़ाना है तो ये तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन इसको हम लोग 3 कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि हर बार जो है अनुपात क्या हो रहा है, बदल रहा है। जो फैक्टर्स के बीच में, साधनों के बीच का जो अनुपात है दोनों प्रकार के साधन में, फिक्स्ड फैक्टर्स और कौन सा, वेरिएबल फैक्टर्स, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। इसीलिए इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इसे हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी इसलिए कहते हैं। तो क्लियर है, इसको इन दोनों नामों के बीच से जाना जाता है। और सिंपल सी बात है, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जिसमें आपका क्या होता है कि एक साधन सीमित होता है, एक साधन स्थिर होता है और दूसरा परिवर्तनशील साधन होता है, और उसी का प्रयोग करके हम लोग उत्पाद को बढ़ाते हैं। और उन दोनों के बीच में यानी परिवर्तनशील साधन तथा उत्पाद के बीच का जो संबंध है वही क्या है, वही आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन है। क्लियर हो गया होगा बात। अब हम लोग दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब दीर्घकाल कौन सा अवधि है, पहली बात ये समझेंगे। दीर्घकालीन उत्पादन फलन वो जान रहे हैं तो पहले ये जानेंगे कि दीर्घकाल हमारा कौन सा अवधि है। सीधी सी बात है, दीर्घकालीन एक ऐसी अवधि है जिसके में आपके पास पर्याप्त समय है कि आप जो है अपना स्थिर साधन भी परिवर्तित कर लें। बात क्लियर है? स्थिर साधन जो बदलता नहीं है, लेकिन दीर्घकाल की अवधि वह अवधि है जो जिसमें आपने अपना स्थिर साधन को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। यानी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप नए नए प्लांट, नए नए मशीनरी को डाल सकते हैं फर्म में। बात समझ में आ रहा है? आप जो अपने इंडस्ट्री में, आप अपने उद्योग में नए नए प्लांट और मशीनरी को उसमें स्थापित कर सकते हैं, वही अवधि दीर्घकाल की है। तो ऐसे कंडीशन में आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप हर प्रकार के संसाधन को बढ़ा देंगे, आपका उत्पादन जो है तड़ातड़ बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा। क्लियर है? तो यही बात है। अब इसको हम लोग समझते हैं। दीर्घकाल वह अवधि है जब स्थिर साधन तथा परिवर्तनशील साधनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है ना भाई, समाप्त होगा ही जब दोनों के दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। स्थिर साधन भी परिवर्तित हो सकते हैं, परिवर्तनशील साधन तो पहले से परिवर्तित है। जब दोनों के दोनों परिवर्तित हो सकते हैं तो कौन स्थिर कौन परिवर्तन, कोई परिवर्तन कोई नहीं है। यानी दोनों का जो अंतर था कि एक नहीं बदलेगा, अब दोनों बदल सकते तो वो अंतर खत्म हो गया। यानी दोनों के दोनों साधन क्या हो गए, परिवर्तनशील हो गए। यही बात आगे लिखा है, अर्थात सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। यही तो हमने बताया, क्योंकि दोनों बदल सकते हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, परिवर्तनशील हो जाएंगे। अतः दीर्घ काल में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय रहता है। अब यहां पर उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की बात करता है। देखिए यहां पर जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो हम केवल और केवल परिवर्तनशील साधन लगाते हैं, क्षमता हमारा उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि क्षमता हमारा बढ़ाने का काम करता है स्थिर साधन। जो स्थिर साधन है, जैसे आपने एक प्लांट लगाया तो हर प्लांट की अपनी उत्पादन क्षमता होती है कि ये प्लांट जो है आपको जो है कितना प्रोडक्शन एक दिन में करता है, तो ये प्लांट जो है आपका 1000 पीस प्रोडक्शन एक दिन में करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहें जितना भी श्रम लगा दें, ठीक है, जितना भी श्रम लगा दें, आप 1000 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? 1000 से ज्यादा आप उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। बात क्लियर है? जैसे आपकी जो है खेत 1 बीघा खेत है, तो अगर आप अकेले जो है मजदूरी करते हैं उस खेत पे, तो आप जो है कुछ प्रोडक्शन करते हैं, 2-4 लोग मिलकर करते हैं तो और प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा। लेकिन 1 बीघा का जमीन जो है वो उतना ही उत्पादन कर पाएगा ना, उतना ही खेती कर पाएंगे आप उस पर जितना उसकी क्षमता है। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको और ज्यादा उत्पादन करना है तो आपको 2 बीघा खेत लेना पड़ेगा, ज्यादा खेत लेना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको अपनी क्षमता बढ़ाना है तो प्लांट की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए दीर्घकालीन उत्पादन जो है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है वो क्या है, वो रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। मतलब आपका क्या, पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या, दूसरा इसका नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पैमाने का प्रतिफल, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैमाना ही बदल जाता है। बात समझ में आया? पैमाने का प्रतिफल यानी ये पूरा का पूरा क्षमता बदल देता है, इसीलिए इसको पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। क्या कहते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया इसको? ठीक है। अब दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या कहेंगे, तो इसको बहुत आराम से आप समझा सकते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन ऐसा उत्पादन फलन है जिसमें दीर्घकाल की अवधि होती है, और दीर्घकाल की अवधि में हमारे हर प्रकार के साधन यानी स्थिर साधन भी परिवर्तनशील हो जाते हैं। स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। और तो ऐसे परिस्थिति में हमारे सभी साधनों तथा उत्पाद के बीच का जो फलनात्मक संबंध है वही हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन है।
बात समझ में आया? सिंपल सी बात है, अपने लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, समझा हुआ बात रहेगा तो आप अपने लैंग्वेज में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो सीधी सी बात है। अब इसको पैमाने का प्रतिफल क्यों कहा, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सीधे सीधे पैमाना ही बदल दे रहा है। आपके पास जो क्षमता था प्लांट की, आप प्लांट को ही बढ़ा रहे हैं, तो आपका पैमाना बदलेगा ना। जहां आप 1000 का प्रोडक्शन करने की क्षमता था, वो आप 2 प्लांट कर लिए तो 2000 प्रोडक्शन करने की क्षमता हो गया, 3 प्लांट कर लिए तो 3000 प्रोडक्शन करने की क्षमता हो गया। बदल रहा है कि नहीं, क्षमता बढ़ रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं पैमाने का प्रतिफल, क्योंकि पैमाना बदलता है। दूसरी बात, इसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम हम यहां पे लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, इसका जो है हिंदी हम देख लेते हैं, समान अनुपात उत्पादन फलन। ठीक है, समान अनुपात उत्पादन फलन। ठीक है, बात समझ में आया? इसको हम लोग समान अनुपात उत्पादन फलन कहते हैं, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन कहते हैं, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्शन प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं। अब इसको समझिए, ये क्यों कहते हैं, कांस्टेंट वाला कहां से बात आएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहां से आ गया? तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसलिए है क्योंकि आपका ये दीर्घकाल की अवधि। अब हमारे पास ये फैक्टर्स, अगर हम लोग इसको समझें, अगर हम लोग इसी के हिसाब से समझें कि हमारे पास 2 फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स, लेकिन हमने अभी आपको समझाया ये दीर्घकाल का समय है। दीर्घकाल में आप जो है फिक्स्ड फैक्टर भी बदल सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी बदल सकते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ये 1 था और यहां पर भी 1 था, तो आप जैसे ही इसको बढ़ाएंगे तो ये 2 हो गया, तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। आप इसको जैसे 3 किए तो आप इसको भी 3 कर सकते हैं, क्योंकि दीर्घकाल का समय सब बदलेगा। तो आप अनुपात देखिए, पहले भी 1:1, अगर 2 को काट दे तो दूसरे टाइम भी 1:1, और 3 को काट दे तो फिर तीसरे टाइम भी 1:1, यानी हर बार क्या होगा, अनुपात समान रहता है, इसलिए इसको समान अनुपात उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो यही था आज का क्लास। अब जो है हम लोग अगले क्लास में इन दोनों को फिर से समझेंगे थोड़ा सा, और इसमें क्या समझना है हम लोगों को, किन दोनों को समझना है। अगले क्लास में हम लोगों को जो है यही अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को ही समझना है, और इन दोनों का बाकायदे अंतर समझना है, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको समझेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे, साथ ही साथ इनके अंदर के कुछ और टर्म्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना हुआ पसंद आया है तो जल्दी जल्दी इसको जो है दूसरों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, अब आने वाला तैयारी हम लोग को जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, जय हिंद।